नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। सोचिए, बीपी की गोली से आज़ादी मिल जाए और बदले में साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन लेना पड़े। क्या आप भी उन करोड़ों लोगों में शामिल हैं जिन्हें हर रोज सुबह ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है और अगर एक दिन चूक गए तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का डर सताने लगता है? सोचिए, अगर आपको साल में सिर्फ 2 बार एक सुई लगे और पूरे 365 दिन आपका बीपी नॉर्मल रहे। जी हाँ, मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एक नई स्टडी अभी छपी है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। आज हम बात करेंगे इसी मैजिक शॉट की जो आपकी दवाइयों की डिब्बी को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। लेकिन पूरी बात समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले ये समझा जाए कि हाई बीपी की बीमारी कैसे होती है और क्यों हम जो दवा इस्तेमाल करते हैं वो काम करती है, कैसे काम करती है। सबसे पहले ये समझते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन कहा जाता है, उसे समझने के लिए आपको अपने शरीर को एक पंपिंग सिस्टम की तरह देखना होगा। शरीर में अलग अलग हिस्सों तक खून पहुंच सके, इसके लिए हमारा दिल नसों में खून को पंप करता है। ये पंपिंग धड़कनों में होती है, यानी जो धड़कन दिल लेती है वो एक तरीके का पंपिंग एफर्ट होता है। खून पंप करने के समय नसों पर जो दबाव पड़ता है, क्योंकि नसों के माध्यम से ही खून पूरे शरीर में दौड़ता है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर दबाव पड़ता है उसी को हम ब्लड प्रेशर का नंबर कहते हैं। और जिसे हम सिस्टोलिक नंबर कहा जाता है, वो जब धड़कन लेती है, यानी जब वो नसों में पंप करता है, वो सिस्टोलिक नंबर होता है। और 2 धड़कनों के बीच जब दिल रेस्ट कर रहा होता है, उस वक्त नसों पर जो दबाव होता है उसे डायस्टोलिक नंबर कहा जाता है। इसलिए बीपी के 2 नंबर होते हैं। और आपको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80। अब अगर ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा रहे तो उसी को हम कहते हैं हाई बीपी या हाइपरटेंशन की बीमारी, यानी लगातार रहे, एक दिन नहीं। अगर बार बार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ये पता चलता है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तब आपको हाइपरटेंशन की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? ये पूरा सिस्टम 2 चीज़ों पर काम करता है। एक तो शरीर में खून की मात्रा कितनी है, क्योंकि जो नसें हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में खून जाएगा तो दबाव जो है जाहिर सी बात है उस पर ज़्यादा पड़ेगा। और दूसरी जो चीज़ है वो है नसों का लचीलापन, कि अगर उसमें ज़्यादा खून जा रहा है तो कितना खून वो एडजस्ट कर सकता है। अगर आप सपोज़ कीजिए कि रबर जैसी नसें हैं तो फैलेंगी, तो उसका भी असर पड़ता है, यानी कितनी क्षमता है नसों की लचीलेपन के साथ खून ले लेने की। तो अगर शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है या फिर नसों का जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, तो खून पंप करने में दिल को ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ज़्यादा दबाव पड़ेगा और इस तरह शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उम्र के साथ या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए किसी भी कारण से, या फिर तनाव हो, बहुत स्ट्रेस हो, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, नसें सख्त हो जाती है और पतली हो जाती है, जो दिल को खून धकेलने के लिए, खून को अंदर डालने के लिए और ज़्यादा एफर्ट लगाने पर मजबूर करती है। इसी तरह शरीर में नमक या पानी की मात्रा बढ़ जाए तो खून का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और इससे भी बीपी हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर की आम दवाएं जो है वो क्या करती हैं, जिन्हें हम रोज़ाना लेना पड़ता है जिन्हें हमें, तो वो कैसे काम करती है, क्या करती है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि नई दवा क्या कर रही है। कुछ दवाएं खून की नलियों की दीवारों को ढीला कर देती है, लचीला बना देती है, ताकि खून आसानी से बह सके, बीपी कंट्रोल में रहे। वहीं कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो दिल की रफ्तार को थोड़ा कम कर देती है ताकि दबाव कम हो जाए। कुछ दवाएं शरीर में जो एक्स्ट्रा नमक है या जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकाल देती है यूरिनेशन के माध्यम से, ताकि खून का वॉल्यूम कम हो जाए और इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन ये सभी दवाएं शरीर में कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों तक ही रहती हैं, काम करती हैं। इसलिए इन्हें रोज़ यानी 24 घंटे में कम से कम 1 बार या 2 बार लेना पड़ता है, जैसा डॉक्टर ने बताया।
तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है वो नई दवा जो इंजेक्शन से आपको साल भर बीपी आपका कंट्रोल में रखेंगी और आपकी दवाओं से आपको मुक्ति दे देंगी। और इसके पीछे का साइंस क्या है ये हम समझते हैं। ये इंजेक्शन वाली दवा है और इसका नाम है जिलेबेसिरन। तो ये दवा जो है ये बीपी की आम गोलियों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं, इसीलिए इसमें गोलियों से मुक्ति देने की क्षमता भी है। ये एक आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनआई बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज है, आरएनए इंटरफेरेंस थेरेपी है। यानी ये आरएनए में जाकर इंटरफेयर करती है और मेडिकल साइंस की एक क्रांतिकारी टेक्निक ये मानी जाती है, जिसे सरल भाषा में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि शरीर के सॉफ्टवेयर को हैक किया जाता है या शरीर में मौजूद जीन्स में किसी खास जीन को साइलेंट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये होती है आरएनए की इंटरफेरेंस वाली थेरेपी। और बीपी की बात करें तो हमारे शरीर में लिवर एक खास तरीके का प्रोटीन बनाता है जिसे हम एजीटी कहते हैं। फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिनोजेन, और यही ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो जब लिवर ये प्रोटीन पैदा करता है उसका मैसेज यही होता है और इसके चलते ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये इंजेक्शन सीधे उस जीन को साइलेंट करता है जो जीन ये प्रोटीन बनाता है। तो अगर वो जीन साइलेंट हो जाएगा तो वो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। नतीजा, शरीर में बीपी बढ़ाने वाला जो तत्व होता है वो और प्रेशर कंट्रोल में रखता है, तो उस तत्व को ये प्रभावित करता है, कम कर देता है, तो आपका प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो अब आप कहेंगे कि देर किस बात की, जल्दी से ये दवा लाओ भाई, बीपी की दवाओं से मुक्ति मिले। और कब तक ये दवा बाज़ार में आ जाएगी? यहाँ पर सबसे बड़ा कॉजन है, दवाओं के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं होती है, नहीं की जाती है। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टडी में दूसरा चरण फेज़ 2 जो है उसके नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं। स्टडी में पाया गया है कि एक बार इंजेक्शन लेने के बाद 6 महीने तक इसका असर रहता है। गोलियों के साथ ये समस्या थी कि उनका असर कुछ घंटों में ही ख़त्म हो जाता था, जिससे बीपी का जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, उसका खतरा रहता था। ये इंजेक्शन 24 घंटे एक जैसा बीपी मेंटेन करने में सफल रहा है, खासकर सोते समय जब स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगर सोते समय बीपी की दवा का असर कम हो जाए तो खतरा ज़्यादा होता है। तो ये दवा इस लिहाज से आप कहें तो ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। शुरुआती जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें इनके कोई बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को नहीं मिले हैं, तो चिंताएं धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन ये याद रखिए कि अभी ट्रायल जारी है, दूसरा चरण ही पूरा हुआ है ट्रायल का, उसमें सफलता मिली है। लेकिन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, मास यूज़ जिसको कहते हैं, फेज़ 3 का ट्रायल, और उसके बाद फिर रेगुलेटरी अप्रूवल में भी काफ़ी समय लगेगा। तो माना जा रहा है कि एक तय समय के बाद, एक जो पर्याप्त समय है उसके बाद ये दवा बाज़ार में आ सकती है और बहुत महंगी होगी, इसकी भी संभावना बहुत नहीं लगती है। और ये दवा गेम चेंजर साबित हो सकती है क्योंकि हाई बीपी के 50% जो मरीज़ है, आधे मरीज़ वो अपनी रोज़ की दवा भूल जाते हैं। सबकी ये शिकायत रहती है कि रोज़ की दवा हम भूल जाते हैं और ये जानलेवा भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो इंजेक्शन इस रिस्क को कम कर देगा। लगातार ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा तो हार्ट फेलियर और किडनी डैमेज का जो खतरा होता है बीपी के चलते, वो भी कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि अभी से इस दवा के इंतज़ार में ना लग जाएं। इंजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफस्टाइल को लेकर लापरवाह हो सकते हैं कि इंजेक्शन तो आने ही वाला है, चलो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी जाएगा तो क्या होगा। बिल्कुल नहीं। जिलेबेसिरन जो ये दवा है, जिलेबेसिरन, इसकी जो स्टडी है वो हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रही है जहां क्रॉनिक बीमारियों के बोझ जो है वो घटेगा और हमें फाइनल अप्रूवल का इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये तय है कि भविष्य में ब्लड प्रेशर का इलाज कैलेंडर देखकर होगा, घड़ी देखकर नहीं। घड़ी देखकर जो आप दवाएं खाने के आदी रहे हैं उसके दिन अब जा सकते हैं और नए दिन आ सकते हैं कि साल में 2 बार आपको इंजेक्शन लेना है। तो ये हो गई पूरी कहानी। अब ज़रा डॉक्टर से समझते हैं कि इस पूरी कहानी में कितना
दम है। हमारे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी है और डायरेक्टर कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के डॉक्टर विशाल रस्तोगी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर माहेश्वरी, आपने ये रिपोर्ट देखी, कितना दम है इस रिपोर्ट में? देखिए मनोज जी, एक अच्छी बात ये है कि अब जब एआई और टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और लगातार जिस तरह से दवाइयाँ का जो है एक साइंटिफिक अप्रोच जो है वो हमेशा रहता ही है कि जो हमारी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, खास तौर से जैसे ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के सभी अंगों पर असर डालती है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी इसकी वजह से होती है। तो इसको लेकर के लगातार एक रिसर्च होती रहती है और ये एक अच्छी रिसर्च है। मैं बोलूंगी एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है। अभी हम इसे क्लिनिकल ब्रेक थ्रू नहीं बोल सकते, एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है कि हाँ, हम जीन एक्सप्रेशन लेवल पर भी कुछ ऐसी दवाइयां बना सकते हैं जो आने वाले वक्त में बीपी कंट्रोल में मदद कर सकती हैं। क्योंकि देखिए अभी इसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत होगी। और क्या हम ब्लड प्रेशर को इस तरह से 2 इंजेक्शन से कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या जो ब्लड प्रेशर के मरीजों में आती है वो आती है कंप्लायंस की। क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि जो लोग होते हैं या तो दवा शुरू करने से कतराते हैं, शुरू कर लेते हैं तो कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, डोज का भी कुछ अता पता नहीं होता है, अपने मन से खाना शुरू कर देते हैं, दोस्तों से सुनकर खाने लगते हैं। तो ये सब जो समस्या खास तौर से ब्लड प्रेशर के साथ है, कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से जो है साइंटिफिक ब्रेक थ्रू सामने आते हैं कि क्या हम ये परेशानियां जो है कि लोग दवा नहीं खाते हैं या सही टाइम से नहीं खा रहे हैं, तो उस चीज को क्या हम बाईपास कर पाएंगे या उसका कोई निजात हमारे पास आने वाले वक्त में हो सकता है कि ठीक है, आपको रोज ध्यान नहीं रखना है कि दवा खानी या नहीं खानी, आप एक बार इंजेक्शन लगवाएंगे और आपकी समस्या जो है वो सुलझ सकती है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें बीपी स्विंग करता है, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग हो गया तो बीपी जो है डाउन हो गया, ऐसी स्थिति में हमें दवा रोकनी पड़ती है। एल्डरलीज होते हैं, किडनी की समस्या है जिन लोगों को, उन सब में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक बार इंजेक्शन लगा दिया और भूल गए। क्योंकि एक बार इंजेक्शन लग गया तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जबकि दवाइयों के साथ आप डोज एडजस्ट कर सकते हैं। अगर दवा का कोई ओवर रिएक्शन हो रहा है तो हम उसके लिए भी हमारे पास इस वक्त समाधान है। लेकिन इस तरह के इंजेक्शन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक बार लग गया तो लग गया और उसके बाद जो डेली फ्लक्चुएशंस किसी में भी होते हैं या बीमार पड़ते हैं आप, बुखार हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो इन सब सिचुएशंस में क्या होगा, ठीक है। ये अभी वक्त लगेगा क्लियर होने में। ठीक है। डॉक्टर विशाल, जो बात ये कह रही हैं उसको भी ध्यान में रखिए, लेकिन पहला सवाल तो यही है कि बतौर एक कार्डियोलॉजिस्ट आपको ये जो विधि बता रहे हैं स्टडी में कि आरएनआई के थ्रू ये इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, और जहाँ तक डेवलपमेंट आपके सामने आई है, आपको क्या लगता है ये कितना फिजिबल है? आने वाले समय में कितना समय लगेगा और ये दवा हाथ में आएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है और इसका ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल इनक्लिसिरान के नाम से, जो कि कोलेस्ट्रॉल में ठीक करने में यूज होता है, वो ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो मार्केट में अवेलेबल है। उसी टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है जिसमें कि एक सिंपल आरएनए को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जो फाइनल पाथवे है मैसेंजर आरएनए, जो कि डीएनए से बनता है और मैसेंजर आरएनए से वो प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। उस प्रोटीन को जाकर के ये ब्लॉक कर देता है और ये लिवर पे ही एक्ट करता है। इसकी वजह से इसके बॉडी में कोई और साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और लिवर में ये एंजियोटेंसिनोजन बनाने से रोक देता है। एंजियोटेंसिनोजन जो है वो फर्स्ट स्टेप है रास पाथवे में, जिसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा कारगर दवाएं हम लोग यूज करते हैं। एस इनहिबिटर्स और एआरबी हम लोग यूज करते हैं, सार्टन्स हम लोग यूज करते हैं, वो इसी पाथवे पे काम करती हैं, जिनको कि हमें अनफॉर्चुनेटली डेली देना पड़ता है और इसी पाथवे का फर्स्ट स्टेप को ये ब्लॉक कर दे रहा है। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टेप है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ब्लड प्रेशर, जो कि एक साइलेंट किलर है, जिसके 50% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है, और या फिर उनको पता भी है तब भी वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि नंबर 1 या तो उनकी कंप्लायंस पुअर है, वो दवा भूल जा रहे हैं, और या फिर वो जानबूझकर ये दवा लेना बंद कर दे रहे हैं, ये सोच करके मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कि दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर ये दवाएं लंबे समय तक लेनी पड़ेंगी, इनकी आदतें पड़ जाएंगी, बहुत सारी भ्रांतियों के चलते, या फिर ये सोच के कि एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया तो दवा छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि ये क्यूरेबल डिजीज है। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो लोग दवा नहीं ले रहे थे, उनका जो है ये बहुत ही कारगर उपाय सिद्ध होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली
जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, मैं ये कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने भी कहा कि अभी ये सिचुएशन बहुत अर्ली है, क्योंकि ब्लड प्रेशर खाली कम करना आवश्यक नहीं है। इतनी सारी जो दवाएं हम लेते हैं वो उसका बेनिफिट प्रूव हो चुका है ट्रायल्स में कि इन दवाओं को अगर हम यूज करके ब्लड प्रेशर कम करते हैं तो मरीज को फायदा होता है। उसके साइड इफेक्ट जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, चाहे वो किडनी या हार्ट या ब्रेन से रिलेटेड हो, वो सब कंट्रोल होते हैं। लेकिन क्या ये दवा भी सेम फायदा कर पाएगी, इसका फेज 3 स्टडी से ही पता चल पाएगा। दूसरी बात कि अभी तक किसी भी एक ही ट्रायल हुआ है जिसमें कि इसको मोनोथेरेपी की तरह से यूज किया गया था और उसमें इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, केवल मॉडरेट हाइपरटेंशन इससे ट्रीट हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी को सीवियर हाइपरटेंशन है तो इस इंजेक्शन के साथ साथ उसको दवाएं भी लेनी पड़ेंगी, गोलियां भी लेनी पड़ेंगी। इनफैक्ट जो फेज 3 ट्रायल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जेनिथ ट्रायल उसका नाम है, और हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया और एथिक्स कमेटी इसका अप्रूवल देगी तो हम लोग इसमें पेशेंट्स एनरोल करना शुरू करेंगे। उसका बेसिक टेनेंट यही है कि पेशेंट्स को जो पेशेंट अनकंट्रोल्ड हैं ब्लड प्रेशर पे, जिन दवाओं के बावजूद, उनको उन दवाओं के साथ ही इस इंजेक्शन को ऐड किया जाए और उसके बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म में देखें कि उनका ब्लड प्रेशर कितना कंट्रोल हुआ। और दूसरा कि उसमें उनको जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स थे वो प्लेसिबो आर्म के मुकाबले कम हुए या नहीं हुए। अनलेस अंटिल हम ये बात प्रूव कर पाते हैं कि ब्लड प्रेशर इस तरीके से कम करना कारगर है और दूसरा उसको कम करने की वजह से उसके जो ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं, तभी ये दवा क्लिनिकली मार्केट में अप्रूव हो सकती है। डॉक्टर रस्तोगी, एक और सवाल जो डॉक्टर माहेश्वरी ने भी कहा ना कि जैसे आप बीपी की दवा किसी को देते हैं, हम आम लोगों की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम को समझिए कि बीपी हमारे यहाँ जो है हम देखते हैं कई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आता है कि ब्लड प्रेशर भी है, साथ में आपको डायबिटीज़ भी है, मतलब हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ साथ में है। ऐसे हर एक आदमी का शरीर भी अलग होता है। अब हम एक ऐसी दवा की बात कर रहे हैं जिसको कि हम रोक नहीं सकते, एक बार में वो दवा ले रहे हैं, हम 1 साल के लिए लेंगे जब भी लेंगे। और तो एक तो यही पॉइंट है कि इस पॉइंट पर इस दवा को आप कैसे असेस करेंगे या क्या कहेंगे इस बारे में कि एक बार में 6 महीने के लिए दे रहे हैं आप? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और डॉक्टर स्वाति ने बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया है कि किसी भी दवा का जिसका असर 6 महीने तक रिवर्सिबल, तो ये हमें देखना है कि दवा कैसे काम करती है। जो mRNA को साइलेंस करने का कॉम्प्लेक्स होता है जिसको RISC बोलते हैं, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, वो लिवर की सेल्स में हेपेटोसाइट्स के अंदर 6 महीने तक कारगर रहता है और मैसेंजर RNA को लगातार क्लीव करता रहता है, तोड़ता रहता है। तो एक बार इंजेक्शन दिया तो ये RISC बन गया लिवर के अंदर, जो कि 6 महीने तक इफेक्टिव रहेगा। तो इसलिए अगर ये दवा हमने एक बार ले ली तो इसका इफेक्ट 6 महीने तक रहता है। अब अगर पेशेंट को कोई ऐसी, नथिंग इज वेस्ट इन द बॉडी, भगवान ने जो कुछ चीजें बनाई हैं, जो हमें दी है, उन सब की कुछ ना कुछ जरूरत है। ये जो रास सिस्टम है इसका हालांकि साइड इफेक्ट्स भी हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं। और ऐसी सिचुएशन में जहां पर कि ब्लड प्रेशर फॉल हो गया है, चाहे तो पेशेंट को ब्लीडिंग हुई, कोई सेप्टिसीमिया हुआ या इस तरह के कोई कॉम्प्लेक्स हुए जिसमें कि उसका ब्लड वॉल्यूम काफी कम हो गया, उस सिचुएशन में रास सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो ब्लड वॉल्यूम को प्रिजर्व करता है। हमने ये दवा देकर के वो रास सिस्टम को एक्टिवेट होने से रोक दिया है। तो इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन यही होगा कि नॉर्मल जो दवाएं, जो पेशेंट नॉर्मल हम उसको पानी पिला करके या बाकी चीजों से उसको ठीक कर सकते थे या दवा का इफेक्ट खत्म होने का वेट कर सकते थे कि चलिए 12 घंटे में या 24 घंटे में ऐसा खत्म हो जाएगा तो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये 6 महीने तक ये सिचुएशन रहने वाली है। तो इस केस में जो इसकी तोड़ है, जिसको हम लोग एंटीडोट कहते हैं, वो भी डेवलप की जा रही है। और जब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ट्रायल में जा रहे हैं, तो इसकी भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है हमारे पास। इसका भी हालांकि मैं बहुत ज्यादा डाइवर्स नहीं कर सकता बिकॉज अभी भी मामला जो है वो ड्रग कंट्रोल जनरल इंडिया एंड एथिक्स कमेटी के अंडर में है। लेकिन जब उसको भी हमें ये कार्ड दी गई है कि अगर पेशेंट ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से आता है तो कैसे उसको काउंटर करना है। और दूसरा, इसका भी ट्रायल चल रहा है कि इसकी जो एंटीडोट है जो कि इस दवा के असर को खत्म कर सकती है, वो भी कितनी कारगर। जी, तो कोई भी मामला इतना सीधा नहीं होता और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो सिचुएशन आप कल्पना कर रहे हैं या कर सकते हैं, डॉक्टर्स ने खुद ही बताया, उसकी काट कैसे होगी इस पर भी काम होता है। तो हम भी अपना काम कर रहे हैं क्योंकि
जब इस तरह की कोई खबर आती है तो एक बिजली सी दौड़ती है ना कि गेम चेंजर आ गया, सारा समाधान हो गया। लोग इस तरीके से समझते हैं। हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि इसकी जो रियल तस्वीर है उसको लोग समझ सकें, क्योंकि ये कोई 2-4-10 लोगों की बात नहीं है। डायबिटीज़ की तो हम राजधानी है, हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब तो यंग एज में भी बढ़ रहा है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए थोड़ा समय और निकालिए, हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंजेक्शन की साल में 2 बार आप लेंगे, बीपी की दवा से आपकी छुट्टी। इस तरीके की खबरें आ रही है, उसकी हकीकत क्या है ये हम पड़ताल कर रहे हैं। इस सेगमेंट में समय हमारे पास बहुत कम है, तो आप दोनों डॉक्टर से निवेदन होगा कि छोटे से जवाब दे दें, और हम छोटा सा सवाल भी पूछ रहे हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, क्या ये कहना सही होगा कि ऐसा नहीं कि एक दवा आ रही है और आप ये मान लें कि ये दवा रामबाण आ रही है, हर किसी के लिए काम करेगी, हर किसी को सूट करेगी? लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। और हर दवा के साथ ऐसा होता है कि हर दवा हर व्यक्ति के लिए नहीं होती है, क्योंकि सबका, जैसे आपने कहा, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कई बार आपको साथ में और दिक्कतें होती हैं, कोई आप दवाइयां पहले से ले रहे होते हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। इसलिए डेफिनेटली, और ऐसा नहीं है कि ये दवा सबके लिए होगी। दूसरी बात, देखिए, ब्लड प्रेशर जो है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, और ज्यादातर लोगों के मन में ये भावना रहती है कि हम ऊपर से नमक नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आप पैक्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, रेस्टोरेंट से खाना बहुत खा रहे हैं, पापड़, नमकीन, अचार, ये सब चीजों का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो स्वाभाविक तौर से आपके नमक ज्यादा जा रहा है, जिसकी आपको शायद पता नहीं है कि मैं नमक ज्यादा ले रहा हूँ। तो पहली बात ये है। दूसरी, कई बार लोग इसका नजरअंदाज बहुत करते हैं कि बीपी है तो कोई बात नहीं, हम एक्सरसाइज से ठीक कर लेंगे, हम कुछ और करना शुरू कर देंगे, आयुर्वेदिक दवाइयां ले लेंगे या कुछ भी और करेंगे, लेकिन हम दवा शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, वो ये तो चीजें हैं। फिलहाल हम इस दवा पे फोकस करें, समय कम है, इसलिए एक सवाल डॉक्टर रस्तोगी से भी ले ले। डॉक्टर रस्तोगी, बेस्ट केस कौन लोग हैं जिन्हें की थोड़ा इंतजार करना चाहिए और कब तक? तो अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि बेस्ट केस वो लोग हैं जिनका दवाओं के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप 3 दवाएं ले रहे हैं, 2 दवाएं ले रहे हैं, और उसके बावजूद या तो आपको दवाओं के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इससे ये उम्मीद है कि ओवर एंड अबव दी रेगुलर ट्रीटमेंट आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। हालांकि अभी ये समय बताएगा कि ये दवा कितनी कारगर होगी और कितने साइड इफेक्ट्स और कितने कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करेगी, लेकिन फिर भी इसके लिए अच्छी उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर्स का। तो कुल मिला के बात यही कि देखिए, अब जिस ज़माने में हम आ गए हैं, एआई है हमारे पास, तो रिसर्च बहुत आसान हो गया है। मेडिकल में एक से एक करिश्मे आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन उसको उसी तरीके से लीजिए कि जो सही है, एकदम से उस पर कूद नहीं पड़ना है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम हुआ है। ऐसी बहुत सी क्रांतियाँ आएंगी और उनको बहुत तरीके से हमें अपनाना है। इसी संदेश के साथ दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।